एशिया कप 2023 नेपाल वर्सेस इंडिया, इस मैच की पोस्ट मैच एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर जरूर है। लेकिन पोस्ट मैच एनालिसिस शुरू करने से पहले कहीं ना कहीं डेल क्रिकेट आप सबसे सॉरी जरूर कहना चाहेगा कि पूरे मैच के थ्रू रिकॉर्ड की अपडेट्स या फिर जो हम आपके साथ लगातार प्रॉमिस करते हैं और लगातार हम देते भी हैं, वो आज कहीं ना कहीं हम दे नहीं पाए। रीजंस कम्युनिटी में हमने डाल दिए हैं, आपने से कई लोगों को पढ़ भी ली है, और जिन्होंने नहीं पढ़े वो एक बार जाकर जरूर चेक कर सकते हैं। अब पूरा रीजंस लंबा समझाने बैठेंगे तो ऑलरेडी टाइम वेस्ट होगा, आपको भी सोना होगा। वक्त देखिए क्या हो रहा है, अभी जो वीडियो बना रहे हैं ये करीब करीब 11:35 यहाँ पर हो रहे हैं। तो चलिए खैर अब इस मैच पर आते हैं। अगर हम कहें इस मैच को लेकर तो खट्टे मीठी यादों के तौर पर नेपाल इस मैच को जरूर लेकर जा रहा है। डेफिनेटली इसे कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मीठापन भी इसमें काफ़ी सारा है, लेकिन कुछ कुछ खट्टापन भी यहाँ पर ऐड ऑन जरूर हुआ है। बात जरूर करेंगे इस एनालिसिस में, और इंडिया के खिलाफ किस तरह की परफॉर्मेंस नेपाल की रही है और इंडिया की परफॉर्मेंस किस तरह की रही है आज इस ओवरऑल पिक्चर में, जरूर यहाँ पर एनालिसिस के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक तो सबसे पहले क्रिकेट ये जरूर कहना चाहेगा, क्या वर्स्ट आइडिया है जो भी बीसीसीआई का ही मेरे ख्याल से जिन्होंने क्या प्लान्स रखवाए। श्रीलंका ने कितनी बार कहा कि यहाँ पर बहुत रेयर चांसेस है, यहाँ मत करवाइए, मैचेस को शिफ्ट करिए, लेकिन पता नहीं बोर्ड सब अपने अपने ईगो में रहते हैं। पता नहीं कौन है कौन ईगो में रहते हैं, क्या रहते हैं। अब वो उन्हें क्रिकेट बोर्ड के मुंबई में बैठकर उन्हें पल्ले कले का वेदर पता नहीं कैसे पता चल रहा है, सिर्फ वेदर रिपोर्ट के लिहाज से। तो खैर ये बहुत ही खराब डिसीजन था, इससे सारे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप देखिए चाहे वो ये टीम हो, नेपाल टीम हो, इंडिया हो, उस दिन पाकिस्तान हो, इंडिया हो, जो भी मैच यहाँ पर खेल रहा है वो बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। एक एशिया कप है, इतना बड़ा इवेंट है, ये सब सोच समझ कर प्लानिंग होनी चाहिए थी। श्रीलंका जो होस्ट है इस सेकंड फेज की, वो जब कह रही है कि यहाँ पर मत कराइए, फिर भी आप नहीं समझ रहे, खैर क्या ही कह सकते हैं। उसके बाद ये वर्स्ट प्लान था यहाँ पर लगातार मैचेस कराने का। अब सीधे एनालिसिस के तौर पर चलते हैं। टॉस जीतकर पहले इंडिया ने यहाँ पर बॉलिंग का फैसला लिया, कि फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं था, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि बॉलिंग टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर कहीं ना कहीं नेपाल को जल्दी रैप अप करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और मैच को जो है वो मैच छोटा करके जल्द से जल्द रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, इस मैच को जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कहना होगा नेपाल 1 और इंडिया 0। इस सिचुएशन में ये बिल्कुल भी होता हुआ हमें देखने को नहीं मिला, उस पर यहाँ पर जरूर आएंगे। एंड सबसे पहले यहाँ पर नेपाल की फेस बाय फेस को जानते हैं, फिर चलते हैं कि आखिर किस तरीके की बैटिंग रही है और क्या अलग आज नेपाल के बैट्समैन ने इंडिया के खिलाफ कर दिखाया। बिल्कुल, पावर प्ले 1 की बात करें अगर हम, तो 65 रन टीम ने बनाए और 1 विकेट का नुकसान टीम को हुआ। वहीं पावर प्ले 2 में 11 से 40 ओवर में टीम ने 119 रन बनाए और 5 विकेट का नुकसान यहाँ टीम को हुआ। और साथ ही साथ लास्ट फेज में टीम ने 46 रन बनाए और बहुत जल्दी अपने 4 विकेट कहीं ना कहीं उन्होंने गंवा दिए, आखिरी के 4 विकेट 46 रन के अंदर। और टीम पूरे 50 ओवर तो खेल नहीं पाई खैर, लेकिन काफ़ी आगे तक पहुंची ज़रूर। 48.4 ओवर तक टीम पहुंची है, जहां 48.2 ओवर तक, जिसमें कि टीम 231 रन पर ऑल आउट हुई और 169 डॉट बॉल इस दौरान टीम ने अपनी इनिंग के दौरान खेल डाली। बिल्कुल, कई सारे रिकॉर्ड्स नेपाल ने यहाँ पर बनाए हैं, ज़्यादातर बेहतरीन रिकॉर्ड्स बनाए हैं और कुछ 1-2 अनचाहे रिकॉर्ड्स भी उनके साथ जरूर जो यहाँ पर जुड़ गए हैं। वो सारे रिकॉर्ड्स की लिस्ट बस कुछ ही देर में आपको इस वीडियो में ही कहीं ना कहीं हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ बात करते हैं बैटिंग की। कुशल और आसिफ ने एक बार और वापस से अपनी एज अ ओपनिंग प्लेयर पर ठप्पा लगा दिया, ये कहते हुए कि नहीं, अभी नेपाल के पास आज की डेट पर अगर कोई है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कुशल आसिफ ही है। चाहे हम कितने भी खराब कुछ दौर से गुजरे, लेकिन कुशल और आसिफ एज अ बेस्ट प्लेयर, ओपनिंग प्लेयर रहेंगे। जो भी इस प्लेयर को बदलने के बारे में सोच रहे होंगे या फिर सोचते होंगे, डेफिनेटली उनको भी कहीं ना कहीं एक जवाब यहाँ पर जरूर दिया है कुशल आसिफ ने, क्योंकि जो भी है सबसे बेस्ट ओपनिंग प्लेयर यही है, चाहे कुछ भी आप कह लें नेपाल का। और वो ये लगातार प्रूफ किया और आज भी एक इनिंग में हमें देखने को मिला। एंड किस तरीके की बैटिंग रही है, खास करके मैं शुरुआत कर रहा हूँ कुशल से, फिर आसिफ पे चलेंगे। क्या कुशल का अप्रोच रहा है आज? बिल्कुल, बहुत शानदार खेले हैं आज। जिस तरीके से वो बार बार अपने फुट का इस्तेमाल कर रहे थे, पैरों का, वो बहुत अच्छा था। और बेहतरीन पेस बॉलर्स पे जिस तरीके से उन्होंने सामना किया है, शॉर्ट बॉल्स का उन्होंने बखूबी सामना किया, चौके मारे, बाउंड्रीज भी लगाई है। एक गलती उनकी हुई, 2 गलतियां उन्होंने की हैं अपनी इनिंग के दौरान, जिसमें कैच छूटे हैं, दोनों कैच छूटे थे और दोनों में वो आउट होने से बचे थे। लेकिन उसके अलावा बहुत बेहतरीन इनिंग रही है, बहुत
कॉन्फिडेंस बूस्टर वाली इनिंग है अगर हम कुशल गुर्जर के लिए बात करें तो। बिल्कुल, यहाँ पर क्लियरली है इंडिया की जो फील्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर रही है। डिजास्टर इस लेवल पे कि कैचेस पे कैचेस छोड़े गए, एक आध मिस फील्डिंग्स भी यहाँ पर हुई और खास करके कैचेस छोड़े गए वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल यहाँ पर रहे हैं। तो अगर आप कहें कि इंडिया की फील्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा खराब रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो दो खराब शॉट्स की यहाँ हम बात कर रहे हैं वो था एक जब श्रेयस अय्यर ने कैच छोड़ा स्लिप में कुशल गुर्जर का, और एक जब ईशान किशन ने कैच छोड़ा। ये दो ही खराब शॉट्स थे जिसमें दोनों में ही कहीं ना कहीं ड्रॉप चांस मिला। उसके अलावा कुशल की जो इनिंग थी वो बेहतरीन इनिंग थी, फुल कॉन्फिडेंट इनिंग थी पूरी तरह से। जो कुशल गुर्जर एक कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि हाँ आप किसी भी तरह की बॉल रखिए, मेरा अप्रोच जो है वो कॉन्फिडेंट रहेगा और मैं कॉन्फिडेंट के साथ ही शॉट्स खेलूंगा। उसके अलावा जो शॉट्स रहे उनके वो काफी काबिल तारीफ रहे, जिसकी बदौलत उन्होंने 38 रन की इनिंग यहाँ पर जरूर खेली। उसके बाद एंड आसिफ शेख की जो इनिंग रही है, लगातार आसिफ शेख से यही उम्मीद रहती है कि वो एक बेहतरीन परफॉर्मर है ओडीआई और ओडीआई के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन बन सकते हैं नेपाल के, और उन्होंने कई बार इसका टेम्परामेंट दिखाया है। मुझे याद आता है जब वो यूएई में 70+ की इनिंग उन्होंने खेली थी, संदीप लामिछाने के साथ मिलकर पार्टनरशिप करके मैच जिताया था, वो भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग थी। और आज की इनिंग को आप कैसे देखते हैं? नहीं जरूर, देखिए वाकई में बड़ी बड़ी इनिंग्स ऊपर के बल्लेबाजों को खेलनी चाहिए और ये उसका एक सबूत है। बहुत बेहतरीन इनिंग रही है, शॉर्ट सिलेक्शंस हो, पैरों का इस्तेमाल हो, वो बैकफुट मुझे लगता है आसिफ का एक भी खराब शॉट हुआ होगा। नहीं जरूर, बिल्कुल आपने सही कहा है, बैकफुट पे ज़्यादा खेलते हुए नजर आए, बहुत बेहतरीन खेल रहे थे। और जिस तरीके से विराट कोहली ने उन्हें एक मौका दिया कैच छोड़कर, तो उन्होंने उसका एक बेहतर इस्तेमाल भी किया, एक हाफ सेंचुरी जमाई और एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। तो बहुत बेहतरीन इनिंग रही है। देखना होगा कि इससे कितना वो लर्न करेंगे, कितना वो सीखेंगे, कितना कंसिस्टेंट लेकर आएंगे अपनी परफॉर्मेंस में। ये एक आज ज़रूर है कि जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस करते हैं तब आप काफ़ी कुछ नया सीखते हैं, और सीखते हैं तो वो हमें बल्लेबाजी में आए दिन दिखता रहता है। तो ज़रूर उम्मीद होगी कुशल के भी और आसिफ के भी हमें थोड़ा सा कंसिस्टेंट देखने को मिले। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग आसिफ की रही है जिसमें फॉल शॉट जो है उसका जो मार्जिन है वो बहुत ही ज़्यादा एरर यहाँ पर रहा है। आप कह सकते हैं कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर उन्होंने 10 शॉट्स मारे हैं तो उसमें से 9.5 जो है वो एकदम परफेक्ट शॉट्स रहे हैं, सिर्फ 0.5 को एरर शॉट आया हो तो आया। उसके बाद भीम शार्की की बात करें, उनको यहाँ पर एक पहला मौका उनके लिए था लेकिन डेफिनेटली वो पिट डाउन हुए और क्लीन बोल्ड यहाँ पर हो गए। मुझे लगता है ये जो आउट हुए वो मेरे ख्याल से शायद वर्ल्ड कप क्वालिफायर में एक शायद जिम्बाब्वे के खिलाफ थे या किनके खिलाफ थे, बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से वो कहीं ना कहीं आउट हुए, बहुत ज़्यादा भार होती बॉल पर वो बोल्ड होते हुए नजर आए थे। तो इस एक एरर यहाँ पर भीम शार्की से जरूर हुआ है, वरना वो बॉल इस तरह की नहीं थी कि वहाँ पर उस बॉल पे वो आउट हो जाए। उसके बाद रोहित पुड़ैल एंड डेफिनेटली जडेजा की बॉल स्किड करते हुए आती है, लगातार हम देखते हैं जब अंदर से तेजी से आती है और उसे कहीं ना कहीं वो पड़ने में थोड़ी सी देरी करती है। जरूर होता है, जडेजा की बहुत खासियत है कि वो अपनी जो बॉल है वो स्किड करते हैं, पिच पर बहुत बेहतरीन डालते हैं वो, और बैकफुट पर धकेलने की कोशिश करते हैं बल्लेबाजों को, या तो एलबीडब्ल्यू हो, बोल्ड हो या स्लिप में चली जाए बॉल या कीपर कैच पकड़ ले। जडेजा ऐसा बहुत करते हैं, वो बैकफुट पे खिलाना पसंद करते हैं बल्लेबाजों को, और जो कि उन्होंने किया भी रोहित के साथ। बिल्कुल। उसके बाद बात करें कुशल मल्ला की, कुशल मल्ला ने यहाँ पर एक और इनिंग और एक और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर वेस्ट जरूर की है, क्योंकि पहले मैच में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि वहां पर भी आप कह सकते हैं कि बहुत ही एवरेज बॉलर्स वहां पर उनके सामने थे, जहां पर उनके पास एक अच्छा मौका था लेकिन उन्होंने गवा दिया, और ये बैक टू बैक दूसरा बार यहाँ पर एक और मौका मिला जहां पर उन्होंने गवा दिया। तो यहाँ पर इसी रीजंस की वजह से पहले मैच में जो वो चल नहीं पाए, इसी रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं हमें लगा कि कुशल मल्ला को बाहर कर आरिफ शेख को रखा जा सकता था, कुशल मल्ला को बाहर कर भीम शार्की को यहाँ लाया जा सकता था, क्योंकि आरिफ ने बहुत अच्छा खेला था उस पहले मैच में, 26 रन की इनिंग खेली थी। आज सोचिए आज इस तरह की सिचुएशंस में आरिफ और होते तो शायद टीम का स्कोर 255-60 तक भी हम देख सकते थे। तो कहीं ना कहीं कुशल को जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी कि मुझे बैक टू बैक 2 मैचेस मिले हैं तो मुझे कुछ ना कुछ तो प्रूव करना होगा। लगभग काफी प्लेयर्स ने इस मैच में एज अ बैट प्रूव जरूर किया कुछ ना कुछ पहले मैच के मुकाबले, लेकिन कुशल मल्ला इकलौते प्लेयर है और रोहित पुड़ैल भी जो कि कहीं ना कहीं बैटिंग से कुछ भी खास कंट्रीब्यूशन कर नहीं पाया और अपॉर्चुनिटी उन्होंने गवा दी। उसके बाद गुलशन झा की इनिंग रही है एंड बहुत बेहतर, बहुत अच्छी, बहुत बेहतर रही है। ये आपको कहना होगा, पिछले ही मैच में जो हमने पोस्ट मैच एनालिसिस में आपके सामने कहा था कि जरूरत नहीं थी उस तरह की शॉट खेलने की, वाकई आप पिच पर रुकिए तो सही, कुछ बॉलें तो खेलिए, 10, 15, 25, 50 बॉलें तो कम से कम खेलिए। कौन से आपके ओवर्स खत्म हो रहे हैं या अगर आपको कोई टारगेट चेस करना है, लेकिन कहीं ना कहीं गुलशन झा ने वो खराब शॉट खेला था पिछले मैच में, इस बार उन्होंने काफी कामनेस दिखाई। ये क्या कहेंगे? नहीं जरूर, बिल्कुल
बहुत बेहतर इनिंग रही है कहना होगा, क्योंकि आप अपने ओपोनेंट को देखिए, जी हाँ। आप किस ओपोनेंट के खिलाफ खेल रहे हैं, पहली बार मर्तबा आए हैं खेलने के लिए, तो वाकई में बहुत अच्छा है। और स्पेसिफिकली कंपैरिजन टू फर्स्ट मैच, जरूर जैसे जहाँ पर आप ही ने हवाई फायर किया, लेकिन यहाँ को देखने को नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, तो बहुत बेहतरीन है कि आप अच्छी इनिंग खेल रहे हैं, डाउन द ग्राउंड सिंगल्स भी ले रहे हैं, बेहतर है उसके मुकाबले जो आपने पिछले मैच में किया, आकर उठा के मार के चले गए। तो ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप भी बिल्डअप किया आपने, टीम को आपने और कंट्रीब्यूशन दिया, तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतर रहा। जी उसके बाद दीपेंद्र सिंह ऐरी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अच्छा योगदान दिया। यहाँ पर अगर हम देखें तो 29 रन की उन्होंने भी इनिंग खेली, क्योंकि पिछले मैच से काफी बेहतर रही है। गुलशन, दीपेंद्र और कुशल मल्ला की हमने बात की थी उस मैच में, यहाँ पर उसमें से एक प्लेयर ने अपना अपॉर्चुनिटी वापस से गंवाई, लेकिन दो प्लेयरों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतर किया, जिससे हम कह सकते हैं कि चलिए ऑन कंपैरिजन टू मैच 1, मैच 2 में आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा। उसके बाद एन सोमपाल कामी, अब हैरानी नहीं होती, हम अपने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपके सामने हमने ये चीज़ें रखी हैं, हमने वीडियोस में अपने कही हैं कि सोमपाल कामी से जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब बॉलर्स एज अ बॉलिंग यूनिट सिर्फ ना रहे, जितने कंट्रीब्यूशन दे पाए वो बेहतर ही रहेगा। सोमपाल कामी पहले लगातार देते थे, बीच में 2022 में हमें उतने रन उनके बल्ले से देखने को नहीं मिले, लेकिन इस बार इस 2023 में फाइनली काफ़ी सारे रन हमने और अच्छे टफ ओपोनेंट्स के खिलाफ देखने को मिले हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव साइन है नेपाल के लिए कि ऊपर से अगर परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं आ रही है, लेकिन इतना जरूर पता है नीचे एक प्लेयर तो है जो हमें पार्टनरशिप दे सकता है, बस कोई एक साथ कर उनके खड़ा रह जाए। क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, बहुत शानदार इनिंग खेली है उन्होंने और बेहतरीन कर रहे हैं, और बल्लेबाजी पे जितना काम करेंगे उतना टीम के काम आना चाहिए। अब बॉलर्स खाली बॉलिंग कराएं, आज के मॉडर्न क्रिकेट में ये इतना खासा चलता नहीं है कि सबको बल्लेबाजी आनी चाहिए। आजकल कप्तान वो ढूंढते हैं कि यार कैसे मैं किसी से बल्लेबाजी ज़्यादा मिल जाए, छठे 7वें 8वें नंबर तक मेरी बल्लेबाजी चले जाए और बॉलर्स भी अच्छे हो मेरे पास। तो ज़रूर सोमपाल कामी उनमें से एक ज़रूर है जो कप्तान अपनी टीम में जिनको हर वक्त रखना चाहिए। बिल्कुल, और 48 रन मारने के बावजूद भी उनकी भूख नहीं मिटी, ये देखकर बहुत खुशी हुई वाकई में। जब अयान और मैं उस वक्त देख रहे थे तो कहीं ना कहीं वो देखकर लगा, जब उनके बल्ले से एज हुआ और ईशान किशन ने कैच पकड़ा, जितना जो उन्होंने गुस्सा दिखाया, जिस तरह से वो फ्रस्ट्रेट होकर जा रहे थे, वो दिखा रहा था कि बहुत बेहतरीन ये भूख होनी चाहिए प्लेयर में, जो 48 रन मारने के बाद और इस साल खूब कंट्रीब्यूशन करने के बावजूद भी उनकी भूख कम नहीं हुई। वेल डन सोमपाल, वेल डन। आप बैट से भी कर रहे हैं, बॉल से भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर यहाँ पर रहा है। स्पेसिफिकली बैट से जो परफॉर्मेंस उनका रहा है रिसेंटली, वो बहुत ही शानदार जरूर रहा है। उसके बाद बॉलर्स की बात है, संदीप रामीचांद 9 रन, करण केसी 2 रन, ललित राज बंसी 0, और ओवरऑल बैटिंग कार्ड जो है वो 230 रन पर जाकर कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ, और ऑल आउट होने के नाते 48.2 ओवर मेरे ख्याल से नेपाल ने पूरी यहाँ पर 231 की। जी हाँ, तो अब पहले या इंडिया की बॉलिंग की एनालिसिस की बात करते हैं, फिर आपके सामने रखते हैं कि रिकॉर्ड्स क्या क्या नेपाल ने तोड़े हैं इस मैच में। जरूर बने रहिए। एंड इंडियन बॉलिंग लाइनअप पूरी की पूरी आपके सामने है, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या बॉलिंग रही है, किस तरीके की वीकनेस नजर आई है आज इंडियन बॉलिंग अटैक? नहीं ज़रूर, बहुत ज़्यादा। देखिए ये तो खैर पोल खोल वाली बात है, जिस तरीके से आज बॉलिंग नज़र आई है एक एसोसिएट के खिलाफ, सीधी बात है जो इंडिया का माइंडसेट रह रहा होगा कि हम ऐसे कराएंगे बॉलिंग, ऐसा आसान मैच की तरह लिया होगा, आएंगे और विकेट लेके खत्म करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये हम आपको सिर्फ इंडियन मेंटलिटी बता रहे हैं कि ज़्यादातर फैंस की क्या मेंटलिटी रही होगी, या सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि टीम की क्या मेंटलिटी रही होगी, तभी बॉलिंग ली थी इंडिया ने। लेकिन जिस तरीके से काउंटर किया है नेपाल के बल्लेबाजों ने, दाद देनी होगी, उन्हें क्रेडिट देना होगा। बहुत ख़राब बॉलिंग रही है। आप नेपाल के बैट्समैन जिस तरीके से खेले हैं उन्हें भी दाद देना होगा। बॉलर्स पूरी कोशिश कर रहे थे, कुलदीप यादव भी कोशिश कर रहे थे, मिस भी करा रहे थे, नहीं हुआ। कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 34 रन दिए, कोई विकेट निकाला नहीं उन्होंने। जडेजा इकलौते रहे 10 ओवर में, तकरीबन 40 रन उन्होंने दिए हैं और 3 विकेट उन्होंने निकाले। लोन बॉलर रहे हैं। सिराज की तो क्या धुनाई हुई है, बहुत बुरे गए हैं सिराज। 61 रन उन्होंने दिए हैं अपने 10वां ओवर करा रहे थे वो, और 61 रन और 3 विकेट उन्होंने भी निकाले हैं। समी ने एक अच्छी बॉलिंग ज़रूर कराई, लेकिन इकोनॉमिकल रहे हैं बजाय एक विकेट्स के। कैच ज़रूर छूटे, शुरुआत में उनसे कैच ज़रूर छूटे, वो ब्लेम देना चाहिए अपने इंडियन फील्डर्स को खुद। लेकिन 7 ओवर में 29 रन 1 विकेट उन्होंने भी निकाला है। हार्दिक पांड्या ने भी 8 ओवर में 34 रन 1 विकेट ज़रूर निकाला है। पर बॉलिंग ओवरऑल उतनी एक टूर्नामेंट जीतने लायक ऐसी बॉलिंग नज़र नहीं आई कि शायद इस बॉलिंग के साथ आप आए हैं एक टूर्नामेंट जीतने के लिए। थोड़ी हैरानी होती है अगर बॉलिंग को देखेंगे आप।
और बैटिंग की अब बाद में बात करेंगे, लेकिन बॉलिंग को अगर आप देखें तो लगता नहीं है कहीं से कि ये बॉलिंग कोई टूर्नामेंट जीतने लायक हो सकती है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये क्लियर जरूर है कि आपको क्रेडिट जो है वो नेपाल के बैट्समैन को देना ही देना होगा। ये नहीं कि आप हर चीज में लीपापोती करते फिरे। नेपाल के बैट्समैन ने काफी अच्छा खेला और उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने अपने काम, कंपोज और पेशेंस लेवल को एकदम डाउन द ड्राम में रखा। कुछ भी खराब शॉट्स खेलने के लिए वो नहीं गए, जिसका खामियाजा जो है इंडियन बॉलर्स को भी यहाँ बहुत मिला, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं बहुत ही बिलो एवरेज बॉलिंग करा रहे थे। आज के मैच की बात करें, अब यहाँ पर हमने शुरू में आपसे कहा कि इंडिया चाह रहा था जल्दी मैच खत्म हो, रैप अप करें, लेकिन नेपाल ने बहुत लंबी बैटिंग कर ली। 1-0 नेपाल के फेवर में। एक और फेवर में यहाँ पर गया, वो है 2-0, वो है कुलदीप यादव, जो कि प्राइम स्पिनर है इंडियन टीम के इस पूरे एशिया कप में। वो विकेटलेस चलेगा। ये अपने आप में एक बेहतरीन एक और जीत है नेपाल की। तो नेपाल को यहाँ पर 2 और इंडिया को यहाँ पर 0 आपको देना होगा, क्योंकि इस फेस ऑफ की अगर हम बात करें तो खैर ये बॉलिंग लाइनअप की यहाँ पर बात हो गई। ओवरऑल की किस तरह से बॉलिंग यहाँ पर इंडियन बॉलिंग की रही है, जो कि काफी ज्यादा बिलो एवरेज यहाँ पर देखने को मिली है। डेली क्रिकेट इससे सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं। अरे नहीं, हम तो लगातार अपनी वीडियोस में आपके सामने तो हम बनाते नहीं है, लेकिन जो भी हम बनाते हैं हमने लगातार आपके रखी है कि कई सारी कमजोरियां टीम में हैं, लेकिन क्या है वो चकाचौंध, ग्लैमर, पैसे, ये वो, क्रिकेट बोर्ड, ये दुनिया भर के डायलॉग वायलॉग इन सब से ढक जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी तकलीफें टीम में है, लेकिन क्या कोई उसको सामने रखता ही नहीं है, ना कोच ना कोई सेलेक्टर्स वगैरह कुछ नहीं। खैर वो छोड़िए, अलग बात है। तो लोग सोचते हैं कि हमने इंडिया के खिलाफ बोलते हैं वगैरह वगैरह। जी नहीं, जो गलतियां हैं अगर आप उसे सामने नहीं रखेंगे तो फिर आप किस बात के फैन हैं, किस बात के फिर एनालिस्ट हैं? बिल्कुल सही, आप छुपा रहे हैं। फैन और एनालिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप वो चीजें छुपा दें। जहां पर गलत है तो वहां पर गलत है, अपनी चाहे वो आपकी टीम क्यों ना हो, आप सामने आकर बोलिए कि नहीं ये हमारी टीम ने खराब किया है, ये हमारी टीम ने गलत किया, फिर ये टीम में गलत हो रहा है। खैर ये डेल क्रिकेट में आपको जरूर मिलेगा, ये न्यूट्रलिटी की बात जो है डेल क्रिकेट में जरूर मिलेगी हमेशा। अब रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड्स आज तोड़े हैं, मैं जल्दी आपके सामने रखता हूं। कहीं ना कहीं ये जो स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं तो ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो सबसे पहले रिकॉर्ड की यहाँ बात करें अगर, तो किसी भी एसोसिएट बैट्समैन की तरफ से ये सबसे हाईएस्ट स्कोर है 58। 97 बॉल जो आसिफ ने मारे हैं, जो भी पहला एशिया कप खेल रहे थे उनमें, यानी पहला एशिया कप खेलने वाले कोई भी एसोसिएट प्लेयर ने आज तक 58 नहीं स्कोर नहीं किया, जो कि आसिफ शेख ने किया। जो 65 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी, ये कहीं ना कहीं सबसे हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप है पहले एशिया कप, जब जो भी टीमों ने पहले पार्टिसिपेट किया है एशिया कप में उनके बीच में। उसके बाद ओवरऑल अगर हम देखें, थर्ड हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर एनी विकेट बाय एसोसिएट टीम एट वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इन एशिया कप। और उसके बाद 65 for 1, ये जो नेपाल का जो पावर प्ले में आज स्कोर था, ये एशिया कप का सबसे बेहतरीन पावर प्ले था इस एशिया कप का 2023 का। सारी टीमें मिलाकर सबसे बेहतरीन पावर प्ले अगर गया है तो वो नेपाल की तरफ से गया है। ये एक और बेहतरीन अचीवमेंट उनके लिए जुड़ी है। और अब आपको बताएं कि किसी भी एसोसिएट टीम ने अपने शुरू के 50 रन एशिया कप इतिहास में शुरू के 50 रन सबसे फास्टेस्ट मारे थे 9.2 ओवर में, जो कि हांगकांग ने मारे थे। और आज नेपाल ने उसे तोड़ा, 8.5 ओवर में 50 रन कंप्लीट कर ली, जो कि सबसे फास्टेस्ट 50 रन है जब बैटिंग करने आई वो टीम। ये रिकॉर्ड भी उनके नाम जुड़ा। उसके बाद 230 रन पे जो नेपाल आज ऑल आउट हुई, ये सेकंड हाईएस्ट टोटल है किसी भी एशियन टीम के द्वारा जब वो पहली बार एशिया कप खेलने के लिए आई हो। उसके बाद 48.2 ओवर जो है ये नेपाल ने जो आज बैटिंग की है, ये सबसे ज़्यादा है इंडिया के खिलाफ एशिया कप इतिहास में किसी भी एशियन टीम का। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और प्रेजेंट एशियन टीम्स में अगर हम देखें तो 250 की पार्टनरशिप करने वाली इकलौती टीम है जिसका एक ही मैच में 250 की पार्टनरशिप हुई हो। ना यूएई ये कर पाया है, ना हांगकांग ये अभी तक कर पाया है 50 की पार्टनरशिप के लिहाज से देखें। और ये एक रिकॉर्ड जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर है। ये रिकॉर्ड ये है कि अब तक जितने भी एशिया कप यहाँ पर हुए हैं, अगर हम देखें जितने भी एशिया कप अभी तक हुए हैं, तो वहाँ पर किसी भी एशियन टीम ने एक मैच में ऐसे 5 प्लेयर नहीं हुए जिन्होंने 20+ का स्कोर किया। कमाल। यानी आज तक एसोसिएट जब भी खेलने आई है एशिया कप, उन्होंने जब भी मैच खेला तो एक इनिंग में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके 5 बैट्समैन मिनिमम 20+ का उन्होंने स्कोर क्रॉस किया हो। ये पहली बार हुआ है कि नेपाल के 5 बैट्समैन ने 20+ का स्कोर क्रॉस किया है। बाकी ये पूरी लिस्ट जो एक दो रिकॉर्ड्स और हैं, जो ये पूरी लिस्ट जो है मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि रिकॉर्ड्स आखिर क्या कुछ हैं, जहाँ पर आप इसको आप अपने पास सेव कर भी रख सकते हैं। एक अनचाहा रिकॉर्ड भी है
कि कोई भी एशियन टीम इंडिया के खिलाफ खाली हाथ नहीं गई एज अ बॉलिंग कराते वक्त। लेकिन ये नेपाल पहली टीम है जो एक भी विकेट नहीं गिरा पाई इंडिया का। यह अनचाहा रिकॉर्ड अपने साथ जरूर नेपाल लेके जाएगा, क्योंकि नेपाल इकलौती टीम है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग, यूएई चारों ने इंडिया के खिलाफ खेलते हुए पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में कम से कम मिनिमम एक विकेट तो जरूर लिया था, लेकिन नेपाल वो नहीं कर पाया। ये अनचाहा रिकॉर्ड जरूर है। बाकी पूरे रिकॉर्ड्स हम आपके सामने जरूर डाल देंगे अभी के कुछ ही देर में कम्युनिटी में, वहां पर आप आराम से फिर इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं एन इंडियन बैटिंग की अगर हम बात करें, क्लिनिकल परफॉर्मेंस रही है यहाँ पर डेफिनेटली। शुरू में एक करण केसी का ओवर, सीधा नेपाल की बॉलिंग में ही आते हैं, उससे बैटिंग पे भी बात हो जाएगी। करण केसी का जो पहला ओवर था रेन इंटरप्शन से पहले पहला ओवर था वो बेहतरीन था, जहाँ पर लगभग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आए रोहित शर्मा। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हैं उसका सुमन गिल ने कहीं ना कहीं सोमपाल के ओवर में काउंटर अटैक किया, लगातार तो नहीं लेकिन एक ओवर में 3 चौके कहीं ना कहीं लगाए। उसके बाद रोहित ने इस करण केसी पे एक स्ट्रेट का चौका लगाया। उसके बाद बारिश की वजह से मैच रुक गया और काफ़ी लंबा रुका। उसके बाद जब काफ़ी देर बाद शुरू हुआ तो अब यहाँ पर चीज़ें क्या हैं, जब शुरू में नेपाल यहाँ पर इस टारगेट को डिफेंड करने के लिए आया था तब इंडिया को लगभग 4.9 के रिक्वायर्ड रन रेट से स्कोर करना था। लेकिन जब बारिश की वजह से मैच रुका और जब वापस शुरू हुआ और 23 ओवर में 143 का टारगेट मिला, तब इंडिया के सामने जो टारगेट था वो था, उनको रिक्वायर्ड जो था वो 6.1 था। यानी कहीं ना कहीं बारिश का जो पूरा इंटरप्शन रहा वो नेपाल के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदेमंद जरूर गया, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट इंडिया का 4.9 से 6.1 बढ़ गया। लेकिन अब वहां पर आते हैं नेपाल की बॉलिंग में। बॉलिंग कार्ड सामने जरूर है, लेकिन इस तरह किस तरीके की बॉलिंग आप देख रहे हैं कि डेफिनेटली हार जीत की बात अलग है, वो तो हम बाद में हार जीत की बात अलग चीज़ होती है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कम से कम 2-3 विकेट यहाँ निकाले जा सकते थे। बॉलिंग में किस तरीके के लेंस आपने देखे आज? नहीं, ज़रूर देखिए, हार जीत की बात तो अलग ही है। बिल्कुल जो जीत की ये सोच रहे थे वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। ऑलरेडी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। ये फाइनली हम कह सकते हैं कि दिस इज एन इंप्रेसिव परफॉर्मेंस। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से प्लेयर्स खेले हैं अपने आप में खुशी होने की बात है। ये कह सकते हैं आप कि हाँ हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने कुछ स्कोर करके दिखाया है तो आप कह सकते हैं कि हाँ हम इससे कुछ सीख सकते हैं। जहाँ कुछ करके भी ना दिखाया वहाँ ऐसी बातें करना बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में कहें तो आज थोड़ा सा संदीप लामिछा ने भी 4 ओवर में 39 रन उन्होंने दिए। ललित राजवंशी ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है, 4 ओवर में 24 रन, विकेट फिर से उन्हें नहीं मिला, लेकिन थोड़ी इकोनॉमिकल ज़रूर रहे हैं वो। सोमपाल का भी काफ़ी महंगे साबित हुए हैं, बहुत रन्स के लिए वो भी गए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें 2 ओवर में तकरीबन 23 रन के करीब उन्होंने दिए, तो काफ़ी ज़्यादा रन्स दिए। तो बॉलर्स ने कहीं ना कहीं एक आध विकेट बॉलर्स को कोशिश करनी चाहिए थी कि वो निकाल पाएँ, थोड़ा सा क्लोज बॉडी लाइन के करा पाएँ, अच्छी बॉलिंग करा पाए। लेकिन सामने जो बल्लेबाजी हो रही थी वो बहुत स्ट्रांग थी कहीं ना कहीं बॉलिंग के लिहाज से। अगर देखें बॉलिंग कई गुना ज़्यादा वीक नज़र आ रही थी रोहित शर्मा और शुभमन गिल के सामने, जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की है। बिल्कुल वीक नजर आ रही है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं बॉलर्स के लिहाज से देखें तो डिसअपॉइंटिंग जरूर रहा, लेकिन ओवरऑल बैट्समैन ने जो है बॉलर्स रहे हैं। आप देखिए पाकिस्तान के खिलाफ भी बॉलर्स ने किस तरीके की बॉलिंग कराई, थोड़ा बहुत पकड़ था, फिर वहाँ पर भी छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर भी अगर देखेंगे आप बॉलर्स ने एक आध विकेट भी अगर थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि शायद गिरा पाते, लेकिन वो भी नहीं हुआ। बिल्कुल, तो ये बैक टू बैक 2 बड़े फेलियर्स हैं बॉलर्स बॉलिंग यूनिट की अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि जिस तरीके के एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करते हैं तो सारी चीजें हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। जहां पर एक प्रेज ड्यू है वहां पर डेफिनेटली प्रेज होनी चाहिए, लेकिन जहां पर कंसर्न है वो चीज भी आपके सामने हम जरूर रखते हैं। पिछले मैच में भी हमने जैसे आपके सामने कहा कि अच्छी पकड़ के बाद 342 का स्कोर करना ये बॉलर्स के अपने आप में हार है। उसके बाद यहां पर भी एक विकेट भी ना निकाल पाना ये डेफिनेटली अपने आप में नॉन एक्सक्यूज हो जाता है कि इसका भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो बॉलर्स ने इस पूरे टूर्नामेंट में नेपाल के डिसअपॉइंट जरूर किया। बॉलिंग यूनिट जो है, जब भी बॉलिंग यूनिट की बात होगी तो डेफिनेटली नेपाल का जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब गया है इस पूरे दोनों मैचेस के टूर्नामेंट में अगर आप देखें। लेकिन बैटिंग यूनिट ने फाइनली यहां पर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। बैटिंग यूनिट जो है वो कहीं ना कहीं हेड हाई करके जा सकता है कि नहीं हमने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, और कंपेयर टू मैच 2 में हमने काफी बेहतर किया। और सोमपाल ने तो अपने मैच 1 के ही परफॉर्मेंस को बैट से वापस यहाँ पर रिपीट किया और भी बेहतर तरीके से। ओवरऑल बॉलर्स ने दोनों ही मैचेस में डिसअपॉइंट किया और बैट्समैन ने इस मैच में फाइनली एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर फाइनली एक काफी लंबे वक्त के इंतजार के बाद हम ये कह सकते हैं कि नेपाल ने इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देने में फाइनली वो कामयाब है। जो जिस परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम अब तो दीजिए, फाइनली वो डे आया जहां पर एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देखने को जरूर मिली, और उसका पूरा क्रेडिट हम बैटिंग डिपार्टमेंट
डिसअपॉइंटमेंट को देंगे, क्योंकि बॉलर्स ने दोनों ही मैचेस में अभी भी बहुत ज़्यादा अटर डिसअपॉइंटमेंट दिखाई है। ओवरऑल वेल डन नेपाल, बहुत ही बेहतरीन आपने इस मैच में खेला और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा टेस्ट भी आपने इंडियन बॉलर्स कर लिया, जो कि अपने आप में एक फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी और एक लड़ाई होने लग गई, जो हमने देखा कि सिराज और कुशल गुरतेल में हो गई। इससे फ्रस्ट्रेशन था, शॉर्ट बॉल्स डालने लगे, उसका भी आपने बहुत बेहतर जवाब दिया। इतना लंबा खींचा, वो सोच रहे थे कि जल्दी मैच खत्म हो, लेकिन बहुत लंबा गया। टायर्डनेस, बॉडी लैंग्वेज, रोहित शर्मा और गिल जब बैटिंग कर रहे थे 60-70 रन हो गए थे इंडिया के, और दिख रहा था उनके में कितनी देर हो गई यार, खेले जा रहे, तो वो फ्रस्ट्रेशन था, तो वो आपने बखूबी किया और डेफिनेटली वेल डन गाइस की इस जीत के लिए तरसाया काफ़ी आपने, वो सबसे बेहतर रहा और खास करके बैटिंग यूनिट ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है। ओवरऑल फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डेल चैनल के साथ। ये रिकॉर्ड्स हम कम्युनिटी में डाल रहे हैं, एक बार जाकर जरूर चेक करिए, काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर तोड़े गए हैं और कल एक डिटेल वीडियो आपके सामने प्रेजेंट जरूर करेंगे, नेपाल का परफॉर्मेंस का ओवरऑल एक डिस्कशन जरूर करेंगे इन दोनों मैचेस को मिला के। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय।